टाइप बनाना है, क्योंकि अब जिका आप देखा हर कंपटीशन के अंदर अगर रीजनिंग की बात करा तो हर कंपटीशन के अंदर जिके में सब पहलो अब दे दिए सीईटी। कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने का तो सीईटी अनिवार्य कर दियो। और सीईटी के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन ई बार पैटर्न उठे हुए जिके में जीके ज्यादा उठे हुए। तो रीजनिंग रा 5 या 10 क्वेश्चन, रीजनिंग रा 5-10 क्वेश्चन मैथ रा दिया था, लेकिन हर बार वही पैटर्न कौन रहे आज मान चल जाए। हर बार पैटर्न में चेंजिंग करे, ई बार जीके ज्यादा उठे हो तो अगली बार मैथ में ज्यादा हाथ गा सके या हिंदी में हाथ ज्यादा गा सके। तो अपन कहने मतलब ओ जो कि किसी भी चीज की कोचिंग रोज रोज कौन हुए, बार बार अपन भी कोचिंग कौन करी थे, और बार बार ना आप तो टाइम हुए। एक बार आप कोचिंग कर ली बिना आप नोट्स अवेलेबल हुए तो आप भी कहें आगे भी आप कोचिंग बिना कोचिंग करिया भी नोट्स न देख पड़ा आप समझ सका, आप प्रैक्टिस कर सका। फिर वजह कहें ई बार अलग हूँ कॉपी बना लिया पूरी, और नोट्स बाई नोट्स टॉपिक बाई टॉपिक चलना है। सब पहला आप आज आज जो टॉपिक स्टार्ट किया वर्णमाला परीक्षा। पहला थे 2 जने पहला पढ़ चुके हो, और बंदो पर डूडू कौन तो वो भी समझ ले, और जिका बाद में आए वह भी ये चीज ने बाद में समझ ले। वर्णमाला परीक्षा में अंदर सब पहली बात अपन ने वर्णमाला ते है ने कि वर्णमाला के अंदर अगर वर्णमाला परीक्षा की बात आए तो वर्णमाला में एक ही वर्णमाला ज्यादा यूज लीजिए करे, बाया अंग्रेजी वर्णमाला। किसी वर्णमाला यूज लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला। और अंग्रेजी वर्णमाला में कितना अक्षर हुए टोटल 26 अक्षर, और 26 का 26 अक्षर अपन ने ध्यान है ए टू इधर तक, ए टू ले जेड तक। अब रही बात वर्णमाला के अंदर अगर सीधी वर्णमाला बोल दे तो सीधी वर्णमाला बोले मतलब कहे क्यों कि ए ले जेड तक अपन ने लिखना है। और अगर विपरीत वर्णमाला बोल दे, विपरीत वर्णमाला नाम लेते हैं ये मतलब कहा है क्यों कि जेड हूं ए तक, यानी उल्टा कर्म हो गया। यानी कहने मतलब क्यों जिसका अपन ए बी सी ये सब लिखा करता है बी ने अब ई के अंदर लिखना है जेड, जेड के बाद में क्या है वाई एक्स, तो ये हिसाब बैक में चलना। बीरे अलावा अगर वर्णमाला की बात करा तो वर्णमाला के अंदर 2 अर्धांश हुआ करे। अर्धांश में मतलब अर्धांश में मतलब क्यों कि 13 और 13 टोटल 26 में बिन 2 टुकड़ा में बांट दियो, यानी ए ले एम तक पहलो अर्धांश और फिर एन ले जेड तक दूसरो अर्धांश, 2 अर्धांश। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये ऐसा बया करे कि प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। तो प्रथम अर्धांश विपरीत कर दिया यानी एम उलेट ए तक तो ये सब चालनो, लेकिन आगे वाला अर्धांश है वो एन उलेट जेड तक है जी यही चालना। भी ऐसा भी अगर कह दे खाली दूसरे अर्धांश ने विपरीत कर दो, दूसरे अर्धांश ने विपरीत कर दो, तो दूसरो अर्धांश विपरीत तो मतलब क्या है जो पहलो तो ए उलेट एम तक से ही चाली, लेकिन दूसरो चालियो जेड उलेट एन तक, जेड उलेट एन तक। तो कहने मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हुए, सीधी वर्णमाला मतलब ए उलेट जेड तक होगी, और विपरीत वर्णमाला मतलब जेड उलेट ए तक बात होगी। और रही बात वर्णमाला रे बारे में तो वर्णमाला में 2 अर्धांश हो गया, ए उलेट एम तक और एन उलेट जेड तक। और प्रथम अर्धांश अगर विपरीत करो तो एम ए हो जाए और बाकी आगे एन जेड तक चाली। तो पूरी विपरीत करे तो जेड ए तक टोटल विपरीत हो गयो, लेकिन खाली प्रथम अर्धांश की बात करें तो खाली पहलो भाग विपरीत हुए, दूसरो भाग है जैसे जैसे चाली। और दूसरे अर्धांश की बात करें तो पहलो भाग है जिया चाली, लेकिन दूसरो भाग कहे हो जाए विपरीत हो जाए। तो आ होगी इधे वर्णमाला अर्धांश की बात। बाकी रही बात वर्णमाला में, तो वर्णमाला अपन ध्यान है कि और पहलो अर्धांश है वर्णमाला। और अब जो एम ने बाद में एन अठों लिखी थी अगर एन ओ पी क्यू, लेकिन दूसरो अर्धांश में अठों लिख रही हूं एन डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। विपरीत लिखने पीछे वजह का ही है कि इधर अंदर अपन जोड़े हुए ही समझ ए रो उल्टो जेड और जेड रो उल्टो ए, यानी ए 1 नंबर पर है, जेड कितने नंबर पर है 26 नंबर, और हमेशा विपरीत अंक रो योग कितो हो 27 हो। बी कितने नंबर पर है 2 और वाई कितने पर है 25, तो टोटल योग कितो हो 27।
सी कितने पर है 3 पर, और एक्स कितने पर है 24, तो टोटल कितने योग हुई 27, यानी सब रो योग कितने हुई 27। और आज चीज अपन ने समझनी है, एक उल्लेख यहाँ तक सेम होगी, और 5 6 याद करने खातर ई जे ओ टी वाई इजोटी में आप याद करा 5 10 15 20 और 25, आप आज ही इजोटी याद करिएगा, यानी ई है वो 5 पर है, जे है वो 10 पर है, ओ है वो 15 पर है, टी है 20 पर है, वाई है वो 25 पर है। 5 10 5 10 15 20 और 25 पे कौन आ गया वाई आ गया। और बाकी अपन समझ में एफ रो उल्टो करा तो कायदे आकृति बने 6 री, जी रे अंदर आकृति क्या रही दिखे 7 री, एच है वो कहीं दिखे 8 रूप में, आई कितने है 9 पर आई 9, और के 11 पर, जे के एल 12 पर, एम है एम 13 और डब्ल्यू 23, दोनों एक जैसे ही है 3 की आकृति में। V22 पर, U21 पर, S है वो 9 री आकृति है 9 पर आई है, और S कितने पर होगी 19 पर, R 18 पर, और Q में Q री अगर आप आकृति बनाओ तो Q री आकृति ये सब है 7, और 7 पर तो G है, तो Q कितने पर होगी 17 पर, P कितने पर होगी 16 पर, और N कितने पर होगी 14 पर। तो आज चीज अपन कहे हैं याद होनी चाहिए, तो जिया मार लिखुड़े भी ऐसा है जल जल नोट कर लो के अंदर, और आर्टरी के रूप में लिख लिया साइड में। नोट कर लिया होगा। जैसे एक पर्सन की बात करूं मैं, जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया, ए बी सी अनुपात दे दिया आपको जेड वाई एक्स, और आपसे पूछ लिया आई जे और के, यहाँ पे क्या माना है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन डिसाइड क्या करना होता है, तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि ए का उल्टा देखो, तो ए का उल्टा कौन है जेड, ये सामने आपके लिखे हुए पड़े। बी का उल्टा कौन है वाई, और सी का उल्टा कौन है एक्स है। तो वैसे ही देखो आई, आई का उल्टा कौन है, देखो याद होता है तो ठीक है, नहीं तो एक और तरीका हमारे पास है कि आई 9, यानी आई कितने नंबर पे है 9 नंबर पे, और जो सारे उल्टे हो रहे हैं उन सभी का योग कितना हो रहा है 27 हो रहा है। कितना योग हो रहा है 27, तो 27 को 9 में से घटाओगे तो बताओ कितना शेष रह गया, 27 को 9 में से घटाओगे तो कितना शेष रह गया 18, और 18 पे कौन होता है आर, तो आई के विपरीत में कौन है आर है, आई के विपरीत में कौन है आर। वैसे ही जे के विपरीत में देखोगे तो जे, जे कितने पर है इजोटी से हम देखते हैं, तो जे है 10 पर, कितने पर है जे 10 पर, 27 में से 10 घटाते हैं तो कितना बचता है 17, और 17 पे कौन बैठा है क्यू, क्योंकि ये 7 की आकृति रखता है क्यू, ये क्यू कितने पर बैठा है 17 पर, तो यहाँ कौन आ गया क्यू। क्यू के बाद में अब जे के बाद में के की बात करें तो के कितने पर है 11 पे, के कितने पर है 11 पे, तो 27 में से 11 माइनस करते हो तो कितना बच जाता है 16,
और 16, यानी 16 देखो 6 को उल्टा करोगे तो ये किसकी आकृति बनाता है? पी की आकृति। किसकी आकृति बनाता है? पी की। तो ये आंसर आ जाता है आर क्यू और पी। तो ये तो किससे रिलेटिव आ गए कि जब हमें ए दे रखा है उसका उल्टा, यानी उल्टे से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे तो इस टाइप से क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन नोट कर लो। अब हम आगे बात करेंगे कि दाएं बाएं से हमें वर्णमाला के क्वेश्चन पूछे जाए तब हम कैसे आंसर लिखेंगे। ये क्वेश्चन नोट कर लो। ये है वर्णमाला हमारी, ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक की वर्णमाला। अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न किस प्रकार से वर्णमाला से रिलेटिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये तो क्वेश्चन समानता के अंदर पूछ लिए जाएंगे या फिर वर्णमाला के अंदर भी उठा के पूछ लिए जाएंगे, लेकिन सीधे अगर वर्णमाला की बात करें, वर्णमाला से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो वो ध्यान से समझना कि पहली बात आपको ये पता होना चाहिए आपका दायां भाग कौन सा है और बायां भाग कौन सा है, दायां हाथ कौन सा है और बायां हाथ कौन सा है। तो दो तरीके बताए एक मैंने, एक तो लिखा मैंने डबल जर्दा, यानी डे से डावड़ा, वैसे बायां और ले से लेफ्ट, यानी तीनों ये एक ही हाथ है, डावड़ा बायां और लेफ्ट। और अगर जीवने की बात करें तो जैसे जीवना, वैसे राइट और जैसे दाया, तो ये तीनों वो याद है। और कल मैंने बताया था या तो इनको ऐसे बना लो या तो इनको ऐसे बना लो, चाहे तो ये याद रख लो चाहे ऐसे बना लो, बी फॉर बाया और डी फॉर दाया। तो कहने का मतलब ये हो गया आपका ये वाला हाथ कौन सा है? दाया। कौन सा हाथ है? दाया। और आपका ये वाला हाथ कौन सा है? बाया। तो जो आपके हाथ है वही वर्णमाला की क्या होते हैं? भाग होते हैं। वर्णमाला का ये भाग होता है बाया भाग और वो भाग होता है दाया भाग। लेकिन प्रश्न क्या पूछा जाता है, जैसे मान लो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्णमाला के बाईं ओर से, कहां से? वर्णमाला के बाईं ओर से। तो बाईं ओर से का मतलब क्या हो गया कि ये जैसे ए टू जेड वर्णमाला है तो आप यहां से रवाना हुए हो, यानी ये हो गया बाईं ओर से। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है वर्णमाला के दाईं ओर से, तो इसका मतलब आप कहां से आ रहे हो? पीछे से, वर्णमाला के दाईं ओर से। ये तो बात हुई किसकी? वर्णमाला की। किसकी बात हुई? वर्णमाला की। लेकिन अगर हम बात करें अल्फाबेट की, कोई हमें अल्फाबेट दे दिया, जैसे बीच वाला दे दिया, कोई अल्फाबेट दे दिया एम, तो आपसे पूछ लिया एम के दाएं अक्षर या वर्ण, एम के दाएं अक्षर कौन सा होगा? तो एम के दाएं, अब जैसे ये बीच में एम है और आपको पता है एबीसीडी के अंदर एम से पहले क्या आता है? एम कितने नंबर पे है? 13। तो 12 पे कौन आता है? एल। और यहाँ पे कौन आता है? एन। यानी होना तो या तो एल में से या एन में से है। अब पूछा क्या है? एम के दाएं। तो एम के दाएं अगर हम देखें तो एम का दायां भाग यही है, दाईं ओर से नहीं पूछा, एम के दाएं पूछा। तो एम के दाएं क्या हो गया? एन, यानी एम से जस्ट आगे वाला अक्षर, यानी आगे वाला, या प्लस में एक, एम प्लस एक। दाएं का भाग का पूछ लिया तो एम प्लस एक कर दो, या फिर एम से जस्ट आगे वाला। और वहीं आपसे पूछ लिया एम के बाईं ओर, एम के बाईं ओर पूछा, तो एम के बाईं ओर कौन है? एल है। एम की बाईं ओर कौन है? एल है। यहां देखो, यहां अगर आप देखते हो तो जैसे ये वर्णमाला है तो इधर इसका ये भाग बायां है, ये भाग दायां है। हम बाईं ओर से चल रहे हैं या दाईं ओर से चल रहे हैं? इधर आ रहे हैं। दाईं ओर से कहेंगे तो हम इधर चलेंगे, बाईं ओर से कहेंगे तो हम उधर चलेंगे। लेकिन जैसे एम की बात कही और एम के दाएं भाग की बात की तो हम किस साइड में गए हैं? उस साइड में। और एम के बाएं भाग की बात की तो हम किस साइड में आए हैं? इस साइड में। यानी अक्षर की बात करें केवल, तब तो हम इस साइड में या उस साइड में जाएंगे। लेकिन अगर आपको सीधा वर्णमाला में पूछ लिया गया है कि वर्णमाला में, जैसे आपको एक एग्जांपल दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला की बाईं ओर से, बाईं ओर से 15वां अक्षर या 15वां वर्ण,
क्या होगा। तो याद रखना मेरी बात, बाईं ओर से कोई भी वर्ण पूछ लिया जाए और वर्णमाला सीधी है तो बाईं ओर से वही वर्ण होगा जो उनकी संख्या दे रखी है। कौन सा वर्ण पूछा है? 15वां पूछा है। तो मुझे बताओ 15वां वर्ण है कौन सा? 15वां वर्ण कौन सा है? ओ है। इजोटी में ओ ही देखते हैं, EJOTY। इजोटी में 5, 10 और 15, 20 और 25। तो 15 पे कौन बैठा है? ओ। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया? ओ। सीधा सीधा आंसर हो गया ओ, यानी बाईं ओर से आपसे पूछा गया है। ठीक है। और वहीं आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां, कहां से? दाईं ओर से 15वां अक्षर, दाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा? तो ध्यान से समझना मेरी बात कि दाईं ओर से हमें पूछा गया है तो सुनना, एबीसीडी सीधा चल रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 ऐसे चल रहे हैं, तो 15 नंबर पे आया, हमने सीधा बता दिया कि 15 नंबर पे कौन बैठा है? ओ बैठा है। लेकिन अब हमसे पीछे से पूछा गया है, पीछे से 15वां नंबर। अब पीछे से 15 नंबर ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। तो इसके लिए सिंपल सी बात ध्यान रखना कि अगर सीधा बाईं ओर से पूछे, सीधा बाईं ओर से पूछे तो वही आपका क्या होगा? आंसर। वही क्या होगा? आपका आंसर। और अगर आपको किस ओर से पूछे? दाईं ओर से पूछे, तो दाईं ओर से पूछे तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल मान कितना होता है? टोटल तो मान 26 होता है, लेकिन हमें घटाना कितने में से होता है? 27 में से दायां भाग। 27 में से जो भी संख्या आपको दे रखी है, मैं तो यहाँ दायां लिख रहा हूं, बाकी जो भी संख्या आपको दे रखी है वो 27 में से घटाओगे तो वो आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। ये इन दोनों क्वेश्चनों के लिए आपकी एक छोटी सी ट्रिक रहेगी। अब 27 में से क्यों घटाते हैं तो उसके लिए बात ध्यान से समझना। जैसे हम बड़ी, अब 26 तक की बात है इसलिए हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन हम छोटी अगर अपने हाथों की बात करें, जैसे इस एक हाथ की मैं बात करूं तो मैं इसकी बात करूं तो आगे से मैं इसे काउंट करूंगा तो 1, 2, 3 ये तीसरे नंबर पर है। पीछे से भी काउंट करूंगा तो 1, 2 और 3 ये तीसरे नंबर पर है। तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं इस अंगुली का आगे से स्थान तीसरा है, पीछे से भी स्थान तीसरा है, तो इसका मतलब मेरे हाथ में 6 अंगुली है। 3 और 3 तो 6 होता है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये अंगुली कितनी बार काउंट हो रही है? 2 बार काउंट हो रही है, 2 बार काउंट हो रही है ना। इसीलिए अगर हम जोड़ते हैं तब तो एक माइनस किया जाता है, माइनस किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आगे से ये तीसरे नंबर पर है, मेरे हाथ में टोटल 5 अंगुलियां हैं, तो पीछे से ये कितने नंबर पे होगी? तो आप 5 में से 3 घटाते हो तो कितना बचता है? 2 बचता है। लेकिन ये दूसरे नंबर पर तो है नहीं, ये तीसरे नंबर पर है। तो इसीलिए जब घटाते हैं टोटल 5, 5 में से 3 घटाते हैं तो कितना बचता है? 2, तब 1 जोड़ा जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ही जोड़ दिया गया है। जब भी वर्णमाला में से घटाने की बात आएगी तब हम कितने में से घटाएंगे? हमेशा 27 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे? 27 में से। तो ये दाईं ओर से पूछा गया है तो 27 माइनस 15। अब 27 में से 15 घटाओगे कितना बचा? 12 ही बचा है। और 12 नंबर पे कौन है बताओ? एल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप नोट करो। यानी कहने का मतलब है जिनको आप ट्रिक बना के लिख रहे हो इनको मेन फोकस करना है, इनकी बात ध्यान से समझनी है कि अगर आपसे बाईं ओर से पूछा गया है तो कैसे आंसर देना है, दाईं ओर से पूछा गया है तो कैसे आंसर देना है। ये नोट करो, उसके बाद मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूं जो आपको करने हैं। नोट कर लिया? तो एक दो उदाहरण दे रहा हूं मैं, मुझे इनका आंसर बताओ कि इनका आंसर क्या होगा। जैसे पहला एग्जांपल मैंने दे दिया आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां वर्ण, बाएं से 18वां वर्ण क्या होगा? ऐसे ही एक एग्जांपल और देते हैं आपको।
कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवां वर्ण क्या होगा? बाएं से 18वां वर्ण और दाएं से 7वां वर्ण। हो गया? कौन सा होगा 18वां? बाएं से 18वां तो क्या हो गया? 8, क्योंकि बाएं से है तो सीधी सी बात लिखनी है 18, और दाएं से बात करें तो दाएं से बात करोगे तो यानी 27 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 20। कितना बचेगा? 20। और 20 पे कौन है? टी। T20 यानी 20 पे। ये तो बात होगी सीधी वर्णमाला, यानी यहाँ पे केवल अंग्रेजी वर्णमाला नाम लिखा गया है। वहीं अगर यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग कर दूं विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला में से, या फिर अंग्रेजी वर्णमाला को बदल दिया जाए, जैसे ही विपरीत या बदल दिया जाए, यानी अब जो अंग्रेजी वर्णमाला इसके लिए A to Z चल रही थी वो अब चल रही है Z से A की ओर, यानी विपरीत वर्णमाला की बात हो गई। वही बात है कि इसके लिए A to Z चल रही थी वो चल रही है अब Z से A, यानी सारा काम उल्टा हो गया। जब उल्टा काम हो गया तो कहने का मतलब ये हो गया कि उस टाइम हमारी ट्रिक अगर सीधी वर्णमाला थी तब हमारी ट्रिक काम कर रही थी कि बाएं से पूछा है तब यही हमारा क्या हो गया? आंसर। और दाएं से पूछा है तो 27 में से दाएं माइनस करोगे तो ये हमारा क्या आता था? आंसर आता था। लेकिन जैसे ही वर्णमाला की बात विपरीत लिख दी जाती है, विपरीत वर्णमाला बोल दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? ये सारी चीज उल्टी हो जाती है। बाएं से सीधा आंसर होता था, लेकिन अब सीधा आंसर किससे होगा? दाएं से सीधा आंसर। अगर दाएं से बोले तब सीधा आंसर, और अब बाएं से बोले तो इसका मतलब आपको 27 में से बाएं माइनस करना पड़ेगा, वही आंसर होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल लिखवाता हूं मैं कि अगर यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 9वां अक्षर या 9वां वर्ण क्या होगा? तो अब ध्यान से समझना, मैंने विपरीत लिखा है। विपरीत लिखने का मतलब क्या है? मैंने यहां से Z, फिर Y, फिर X ऐसे लिख के C B A ऐसे लिखा है। अगर सुनना मेरी बात, मैं दाएं से, क्योंकि इधर वाला भाग दायां है, कौन सा भाग है? दायां, और इधर वाला भाग है बायां। अगर मैं इधर से दाएं से चलूं तब मैं गिन सकता हूँ A 1 पर है, 2 पर B है, 3 पर C है। और अगर मुझे यहाँ बाएं से ना पूछ के दाएं से 9वां अक्षर पूछता तो मैं दाएं से 9वें अक्षर पे बता सकता, दाएं से 9वें अक्षर पर कौन बैठा है? आई बैठा है। कौन बैठा है? आई। लेकिन अब मुझे बाएं से पूछा है तो बाएं से मैं ये नहीं कह सकता कि Z 1 पर है। जेड तो कितने पर होता है? 26 पे होता है। तो मुझे एक्चुअल मान पता नहीं है। मैं अगर देखूं तो 1 2 3, अब 9वें तक मैं पहुंच तो गया, लेकिन 9वें पे कौन बैठा है ये एक्चुअल जैसे हम डायरेक्ट बता सकते थे वैसे हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो इसीलिए इसके लिए सीधा आंसर क्या हो जाएगा इसका कि अब जब मुझे बाएं से पूछा है तो क्या हो जाएगा? 27 माइनस 9, और 27 में से 9 माइनस करते हो तो कितना बचता है? कितना बचता है? 18। और 18 पे कौन है? 8। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 8। यानी यहां से आप पीछे से काउंट करोगे तो यहां तक जब 9 तक पहुंचोगे तो 9 पे कौन बैठा मिलेगा? आर मिलेगा। कौन मिलेगा? आर। तो याद रखना, अगर सीधी वर्णमाला पूछे तब तो आपके लिए ये मान रहेगा, और अगर विपरीत वर्णमाला पूछे तब आपके लिए ये मान रहेगा। तो आप एक एग्जाम्पल का उदाहरण दो मुझे। विपरीत वर्णमाला में दाएं से 13वां अक्षर, और एक इसका आंसर दो। विपरीत वर्णमाला में, विपरीत वर्णमाला में
बाएं से 23वां अक्षर। पहले ये नोट कर लो, उसके बाद में इनका आंसर कर देते। उतार लिया तो सिंपल सी बात, मुझे इसका आंसर दो। विपरीत वर्णमाला में दाएं से 13वां पूछा है, तो दाएं से 13वां विपरीत वर्णमाला है, तो दाएं से है तो सीधा का सीधा आंसर हो जाएगा 13वां। तो 13वें स्थान पर कौन है? एम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम। और वैसे विपरीत वर्णमाला में बाएं से 23वां पूछा है। बाएं से कौन सा पूछा है? 23वां। तो 23वां यानी टोटल कितने हैं? 27। और 27 में से 23 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा? 4। और 4 पे कौन है? डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये वर्णमाला के कुछ क्वेश्चन है, कुछ उदाहरण है। ये तो सिंपल एक टाइप से पूछा गया था, ये एक टाइप के सारे